एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सबके सब अच्छे होंगे और प्रोटेक्शन के साथ होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 31 एंड 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। 32 का कुछ जो पार्ट रहेगा वो हम अगले आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 31 हमें क्या कहता है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो कहता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को एडमिट कर रहे हो तो उसको आप क्या कर सकते हो, एज एस्टोपल तो ले सकते हो लेकिन एज ए कंक्लूसिव प्रूफ उसको नहीं ले सकते आप। ठीक है। अब कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब क्या है? कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब है कि वो बात जो अखंडनीय हो। अखंडनीय होने का मतलब क्या? इरिबूटेबल प्रिजम्पशन। इरिबूटेबल प्रिजम्पशन। इसको और अच्छे समझने के लिए आप चले जाइए सेक्शन नंबर 112 इंडियन एविडेंस एक्ट, जो डील करता है लेजिस्टिमेसी ऑफ अ चाइल्ड में, जो ये बताता है कि अगर कोई मैरिड कपल है, सेपरेट हुआ और सेपरेशन के 280 दिन के भीतर भीतर अगर कोई चाइल्ड हुआ है तो वो लेजिस्टिमेट होगा। ठीक है। अब एस्टोपल को समझते हैं। एस्टोपल क्या? एस्टोपल को समझने के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि आप एक टेनेंट हैं। आप एक टेनेंट है, आपने कोई मकान किराए पे लिया था। जब आपने किराए पे लिया था तब तो आपने एक्सेप्ट किया था इन एग्रीमेंट कि यही आपके मकान मालिक का, आपने साइन भी किया, किरायानामा भी बनवाया, सब कुछ किया। लेकिन आप आज कहते हैं, मान लीजिए 2 साल से आप रह रहे हैं, अब 2 साल बाद आप कहते हैं कि भैया मैं नहीं मानता कि मकान मालिक है, तो कोर्ट कहेगा भाई क्यों नहीं मानते? आपने पहले तो एडमिट किया था ना, आपने पहले तो माना था ना कि यही आपके मकान मालिक है। तो एस्टोपल का मतलब आपको एस्टॉप किया जाएगा, रोका जाएगा आपको। किस लिए रोका जाएगा आपको? इसलिए रोका जाएगा कि भाई आपने जो पहले बात कह रखी है वो बात आपको बाध्य करती है कि आप इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। पहले वाली बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि साहब मैं तो उस टाइम नशे में था, मुझे नहीं पता। ऐसे कैसे नहीं पता भाई? आपने जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो माना जाता है कि आपने पूरे होश हवास में उसको साइन किया होगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें एस्टोपल है। एस्टोपल का मतलब ही क्या है कि आपको कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट देने से रोका जाएगा। अब 115 तो मैंने बता दिया। 115 क्या होता है? जनरल रूल्स हैं इसके, एस्टोपल के। और फिर 116 क्या है? इलस्ट्रेशंस हैं। 117 क्या है? 117 बताएगा कि रीज़न बिहाइंड, किसके रीजन बिहाइंड योर डिसीजन। ठीक है। और उसको हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं रेशियो डिसेंडी। ठीक है। ये तो हो गया हमारा सेक्शन नंबर, कौन सा? सेक्शन नंबर 31। अब सेक्शन नंबर 32 पे आते हैं। सेक्शन नंबर 32 जो है वो कहता है कि भैया देखो, 4 चीज़ें ऐसी हैं, 4 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके जो पहले वाले बयान हैं ना वही रिलीवेंट होंगे। कौन कौन से केसेस ऐसे हैं कि जिसके अंदर पहले वाले बयान विटनेस के रिलीवेंट होंगे? तो 4 केसेस हैं। सबसे पहला, बंदा मर गया हो। दूसरा, नॉट फाउंड, मिल ही नहीं रहा हो। तीसरा, इनकेपेबल, कोर्ट में आने के बिल्कुल भी केपेबल नहीं है, चल ही नहीं सकता वो। चौथा, एक्सेसिव डिले। एक्सेसिव डिले, एक्सेस डिले। एक्सेस डिले किस में, कैसी कंडीशन है वो बताता हूँ मैं। सबसे पहले डेथ, कि ये सिचुएशंस दे रखी हैं, ये जो है 4 क्या है? सिचुएशंस है। अब ये सिचुएशंस अकेले अप्लाई नहीं होंगी, इसके लिए इसके बैकग्राउंड भी है, और इसके 8 बैकग्राउंड है। ठीक है। इसके कितने हैं? 8 बैकग्राउंड है। तो सबसे पहले क्या है, हम समझते हैं इस केस को ये एक्सेसिव डिले। एक्सक्लूसिव नहीं, एक्सेसिव डिले। एक्सेसिव डिले क्या कहता है? एक्सेसिव डिले का मतलब क्या है कि जैसे मान के चल लीजिए कि एक लेडी डॉक्टर है और लेडी डॉक्टर ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनाई। ठीक है। अब क्या, कोर्ट ने उसको बुलाया, लेकिन कोर्ट को पता लगा कि वो तो भैया रिपोर्ट बनाने के बाद ही मैटरनिटी लीव पे चली गई थी। अब उन्हें आने में 6 महीने लगेंगे, तो कोर्ट उनका वेट थोड़ा ना करेगा। कोर्ट वही जो पहले उन्होंने पीएम बनाई थी उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। तो ये क्या कि ऊपर दिए हुए जो 4 मामले हैं, इन मामलों में से कोई भी मामला हो जाता है तो क्या होगा कि जो पहले वाला जो बयान है वही रिलेवेंट माना जाएगा। अब डेथ वाले में क्या, अगर कोई बंदा मर गया हो, अब मतलब जैसे मान लो उसने पहले कोई बयान दिया हो कोर्ट में आकर किसी केस में, लेकिन बाद में सडनली वो मर गया हो, मतलब कि नेचुरल डेथ हो गई हो या फिर एक्सीडेंट हो गया, कोई भी वजह रही हो मरने के लिए, लेकिन मर गया हो, मतलब कोर्ट उसको अब नहीं बुला सकता। आत्मा को थोड़ा ना बुलाएगा भाई कोर्ट है। ठीक है। तो सीधी सी बात है कि उस केस में रिलीवेंट माना जाएगा उसके पहले वाला बयान। फिर नोट फाउंड। नोट फाउंड का मतलब कोर्ट समन भेज भेज के थक चुका है, वो उस एड्रेस पे बिल्कुल नहीं मिल रहा है, उस केस में भी पहले वाला बयान रिलीवेंट माना जाएगा उसका। इनकेपेबल मतलब कि कोर्ट में आने के लिए बिल्कुल केपेबल नहीं है बंदा, वो बिल्कुल बेड पे फ्लैट है। बेड पे फ्लैट का मतलब क्या है कि बिल्कुल वो ज़्यादा बीमार हो सकता है, या फिर वो चलने कंडीशन में नहीं है, कुछ भी कंडीशन हो लेकिन कोर्ट पर नहीं आ सकता, इनकेपेबल है।
उस केस में क्या होगा, उस केस में भी उसकी जो पहले वाली जो उसने बताई है मतलब जो एज ए विटनेस उसने बयान दिया है वो माना जाएगा, रिलीवेंट है। और इनकेपेबल में दूसरी एक चीज़ और भी आ सकती है कि बयान उसने पहले दिया हो लेकिन साल 6 महीने में अनसाउंड हो गया, वो अनसाउंड हो गया तो वो चीज़ें समझ नहीं सकता तो बयान कैसे देगा वो, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। फिर उसके बाद में इसके जो ये जो सिचुएशंस थी, सिचुएशंस के बैकग्राउंड कौन कौन से 8 बैकग्राउंड जो मैंने बताए थे। सबसे पहले तो कौन सा है, कॉज ऑफ डेथ के बारे में बता रहा हूँ, कॉज ऑफ डेथ या सर्कमस्टेंसेस ऑफ डेथ के बारे में। दूसरा फिर कोर्स ऑफ बिजनेस अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर हुआ हो, ठीक है, किसी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ हो, कोई काम हो रहा है लेकिन उसके बीच में हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर। फिर उसके बाद में आ जाओ ओपिनियन इन रिलेशन टू कस्टम। कस्टम के बारे में हम देख सकते हैं सेक्शन नंबर 13, ये देख लेना, उसके अंदर दे रखा है, ठीक है, वो कवर करता है इन सब चीज़ों को। अगर कोई भी ओपिनियन आता है कस्टम के रिलेटेड में तो वो भी रिलीवेंट होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑफ मेकर में अगर कोई चीज़ आई हो। फिर क्या कोई रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस बता रहा हूँ, जैसे मान लो एक हिंदी फिल्म में देखते हैं ना पहले वाली, पुराने वाली, उसमें क्या बताते हैं, वो हीरोइन मर रही होती है उस टाइम बताती है, अरे तेरा ये भाई था, कुंभ के मेले में तेरे से बिछड़ गया था, या फिर ऐसा कुछ होता है कि ये बताते हैं कि तेरी मौसी थी, ताई थी, कुछ भी थी। तो उसमें क्या वो एक रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस बता रहा है, ठीक है, मरने से पहले दिया गया बयान रिलेशन में। उसके बाद में फैमिली अफेयर्स की जो विल वगैरह होंगी, कोई भी होंगी पुरानी विल वगैरह, वो भी क्या होंगी, रिलेवेंट होंगी। फिर कोई भी जो कस्टम्स है, टीनेट्स एंड कस्टम्स, मतलब कोई पुराने रीति रिवाज है उससे रिलेटेड कोई चीज़ होगी तो वो भी क्या होगी, रिलेवेंट होगी। उसके बाद में कोई भी चीज़ जो सेवरल पर्सन्स ने बता दी है, जैसे मान लो आपने अपने घर के बाहर है ना कोई शीशा टाक रखा उल्टा है, वो उल्टा तो उसका फोकस पड़ रहा है आने जाने वालों पे। हर कोई आने जाने वाला कह रहा है कि आप क्या मूर्ख आदमी है यार, इसने साले ने टाक रखा, शीशा टाक रखा है, मतलब सॉरी, मतलब कि ये कैसा मूर्ख आदमी है कि इसने अपने घर के बाहर उल्टा शीशा लगा रखा और रिफ्लेक्शन हम सब पे आ रहा है, ठीक है। तो उसने मतलब सबने क्या कहा, मूर्ख है, मूर्ख है, पागल है, पागल है, पागल है। तो भाई इतने लोगों ने बोल दिया तो मतलब आप पागल घोषित हो गए। लेकिन इसको क्या है, 32 को रिलीवेंट नहीं कर सकता, तो इसमें 32 रिलीवेंट नहीं कर सकता, लेकिन करना है तो उसमें लिए क्या होगा, कोऑपरेट करना होगा, उसको कोऑपरेट करना होगा, उसके बाद ही ये सब चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद में क्या हम तो और देख लेते हैं, जो 32 का जो बाकी पार्ट है वो हम करेंगे कल। आज हम देख लेते हैं 16 सेक्शन नंबर 33। सेक्शन नंबर 33 में भी वही केसेस है, केसेस वही होंगे, डेथ वाला होगा, नहीं मिल रहा है और आने में सक्षम नहीं है, इनकेपेबल वाला, एक्सेस डिले है। लेकिन इसके अंदर जो बाकी की जो नीचे जो बैकग्राउंड्स जो रखे हैं ना वो नहीं होंगे, जो 8 बैकग्राउंड मैंने बताए हैं, ठीक है। इसमें क्या कि सिचुएशन वही है जो 32 में है, लेकिन इसमें जो 32 वाले जो बैकग्राउंड्स वो अप्लाई नहीं होंगे। जैसे कि किसी एक व्यक्ति का एविडेंस रिकॉर्ड करा दिया, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो गया, सडनली वो विटनेस मर गया, ठीक है, और सब्सिक्वेंट स्टेज पर विटनेस की वापस ज़रूरत पड़ी। सेक्शन 33 बता रहा हूँ ये भी, कि उसने पहले बयान दिया और सब्सिक्वेंट स्टेज पर अगर विटनेस की हमें दोबारा ज़रूरत पड़ी तो क्या होगा, कोर्ट उसको रिकॉल करेगा विटनेस को। लेकिन उस समय सेक्शन 32 वाली बात आ जाएगी कि डेथ हो गई, नॉट फाउंड हो गया, इनकेपेबल हो गया, एक्सेस डिले हो गया, तो उसमें क्या, उसमें भी एक ही बात है, उसमें पुराने वाली स्टेटमेंट यूज़ कर ली जाएगी। लेकिन ऐसे पर्सन का स्टेटमेंट सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में यूज़ किया जा सकता है। अब ये सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कौन सा, उस केस की भी हो सकती है, उस रिलेटेड और किसी केस की भी हो सकती है, अपील की भी हो सकती है, ठीक है। अब एक सिस्टम और देख लो, अगर 164 के बयान रिकॉर्ड हो गए, 164 के बयान रिकॉर्ड हो गए और कोई 4 केस हो गए ऊपर वाली दे रखे, उसमें से कोई एक मर गया, इनकेपेबल हो गया, नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, क्या स्टेटमेंट रिलीवेंट होगी, ठीक है, नहीं होगी, ये स्टेटमेंट रिलीवेंट नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ। 164 भाई केवल बयान हुए हैं, उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ही तो स्टेटमेंट रिलीवेंट होगी, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 33 क्या कहता है, सेक्शन 33 कहता है कि इसमें जो चीज़ें दी गई हैं वो क्या करें, क्या करती हूँ, सेटिस्फाई करेंगी किसको, पुराने वाले को। सेक्शन नंबर 32 मतलब सेम है, दोनों मिले जुले हैं, मिले जुले इनके प्रोसीजरल चलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या, सेक्शन नंबर 33 में भाई उसको बता दिया मैंने कि जो बंदा था उसको सब्सिक्वेंट स्टेट में उसकी जो रिलीवेंसी है विटनेस की
मतलब कि जिसने पहले बयान दिया तो उसको दूसरी स्टेज पे भी उसको यूज़ में लिया जा सकता है, चाहे वो मर गया हो चाहे जो मर्जी हो गया हो, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी हम आने वाली क्लास में करेंगे सेक्शन नंबर 32। उसमें मैं बताऊंगा कि मृत्यु सैया पर दिए गए बयान क्या होते हैं, मतलब कि मरते हुए कोई व्यक्ति अगर एविडेंस दे के जाए, और अगर मरता हुआ व्यक्ति एविडेंस दे रहा है और ना मरे, बच गया, तो क्या वो बयान रेलिवेंट होंगे या नहीं होंगे, ये सब आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।